हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इम्यूनिटी को समझा था और फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इम्यूनिटी को समझा था। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। ये भी सेकंड लाइन इम्यूनिटी का ही पार्ट है। तो साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? सेल द्वारा ऐसे पदार्थों का स्राव करना जिससे अन्य सेल में रोगाणु का संक्रमण ना हो। यानी कोई एक सेल है वो इस तरीके के केमिकल पदार्थ जो है रिलीज करती है जिससे और सारी सेल जो हैं वो रोगाणुओं की चपेट में आने से बच जाए। जैसे अब ये कोई कोशिका है जिस पर किसी वायरस ने अपना जीनोम छोड़ दिया, यानी अब वायरस का डीएनए और कोशिका का डीएनए एक साथ आ चुके हैं। अब ये कोशिका जो होगी वो क्या करेगी? वो कुछ एंजाइम या कुछ केमिकल या कुछ हार्मोन का जो है स्राव करेगी, जैसे इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। जब इन पदार्थों का स्राव होगा तो दूसरी सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे कि अब हम पे कोई अन्य वायरस जो है वो आक्रमण कर सकता है और उसके डीएनए से हमें बचना होगा। तो इसीलिए उस डीएनए के चारों ओर एक प्रकार की प्रोटीन लग जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है डीएनए, जो हमको दिख रहा है एरो, ये बता रहे हैं कि डीएनए है। और प्रोटीन ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन, अब ये क्या करेगी? ये प्रोटीन ये इसको रोकेगी ट्रांसलेशन होने से, यानी दोनों डीएनए के मिलने से, अनुवादन होने से रोक देगी। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो पीड़ित कोशिका थी उसने ये जा कर के इन्फॉर्म कर दिया, मतलब अपने रसायनों के माध्यम से कि भाई दूसरे रोगाणु की चपेट में दूसरी कोशिकाएं ना आ जाए, इसलिए हम पहले से उनको सचेत कर दे रहे हैं, जिसके लिए इंटरफेरॉन नामक अल्फा बीटा गामा को स्राव किया गया। अब आता है कि इंटरफेरॉन रोगाणु को मारता नहीं है क्योंकि वो नष्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बस दूसरी कोशिका को टीआईपी यानी ट्रांसलेशन इनहिबिन प्रोटीन बनाने के लिए संदेश दे देता है। अब ये हम जो पढ़ रहे थे ये पार्ट थी फर्स्ट लाइन बैरियर का, है ना, और सेकंड लाइन बैरियर का। अब हम देख रहे हैं जो हमारी अर्जित प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि एक प्रतिरक्षा इमेट टाइप की होती है जो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। दूसरी है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा हमें जन्म के बाद मिलती है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब ये आपके शरीर में आई है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, हो सकता है आपने कोई वैक्सीन लगवाई हो जिसके ज़रिए वायरस बैक्टीरिया का डीएनए आपके शरीर में डाला गया हो, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई हो, या फिर आप किसी बीमारी से पीड़ित हुए हो तो उसका एंटीजन शरीर में आ तो इसलिए हो गई हो। तो ये जन्म के बाद आती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। अब जो अर्जित प्रतिरक्षा है वो किसी विशेष बीमारी के अगेंस्ट में ही काम करती है, जबकि जो इम्यूनिट प्रकार के वो सभी बीमारियों के लिए काम कर रही थी, है ना। अगर चोट लगेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिस रिलीज होगा, अब चाहे वो घाव किसी भी प्रकार से बन रहा हो, है ना, चाहे कट के लग रहा हो या घिसट के किसी भी प्रकार से हुआ है, लेकिन अगर डिजीज़ जो है वो आपकी अलग है तो उसके लिए अलग प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं उनको हम समझेंगे कि इनके जो फीचर्स होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि अगर एक बार आप बीमारी से पीड़ित हुए, एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनी है तो वो भविष्य के लिए भी सेव हो जाएंगी। किसी रोग विशेष के लिए एंटीबॉडी बने, उन्हें भविष्य में याद रखने के लिए मेमोरी सेल बनती है जो भविष्य में पुनः संक्रमण होने से बचाती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी या अर्जित इम्यूनिटी है उसी में ही मेमोरी सेल बनती है। अब ये प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। जब किसी जीव में किसी रोग विशेष के लिए शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है तो उसे सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि हमारे शरीर ने स्वयं एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया है। निष्क्रिय क्या होगी कि जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनवाई जाएँ ज़बरदस्ती, और वो कब होगा? जब वैक्सीन इत्यादि दी जाएगी। अभी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सक्रिय के अंतर्गत वैक्सीन रखेंगे या निष्क्रिय के अंतर्गत हम वैक्सीन को रखेंगे। जब किसी जीव में किसी रोग विशेष के लिए शरीर स्वयं एंटीबॉडी बना रहे तो सक्रिय के अंतर्गत आती है। सक्रिय प्रतिरक्षा तब होगी जब व्यक्ति स्वयं बीमार हो, वैक्सीन या टीका लिया जाए। ठीक है, हमने यही आपको बताया था कि जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डाली नहीं जाती बल्कि एंटीबॉडीज़ निर्मित होती हैं। पैसिव इम्यूनिटी, जब किसी रोग विशेष के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने एंटीबॉडी का प्रवेश कराया जाए। मान लीजिए पर्सन एक्स पीड़ित हुआ और पर्सन एक्स के अंदर धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ बनने में बहुत समय लगा, हो सकता है वो उतनी देर काफ़ी हो जाए या वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाए या उसका शरीर ना रहे। तो एक्स व्यक्ति के शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी बहुत एंटीबॉडी बहुत डिले हुई, तो इसलिए जब दोबारा वाई यदि उससे पीड़ित होता है तो एक्स के शरीर से निकली हुई एंटीबॉडी को हम वाई के शरीर में डाल देते हैं। दिस इज पैसिव इम्यूनिटी।
अब आता है ये किस किस बीमारी में ऐसा देखा जाता है, तो रेबीज़ के केस में, ठीक है, जो रेबीज़ का टीका लगता है एंटी रेब्डोसिरम, उसमें यही केस होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं, ठीक है। टिटनेस, एंटी टिटनेस सिरम, एटीएस का इंजेक्शन लगता है ना, या टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है, तो उसमें टिटनेस में पैसिव इम्यूनिटी होती है। साल्मोनेला टाइफी या फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए तथा सांप की जहर से बचने के लिए किसी अन्य के शरीर में बनी एंटीबॉडी सीधे मानव शरीर में प्रविष्ट करा दी जाती है, प्रक्रिया इनॉक्यूलेशन कहती है। तो अगर आपसे भविष्य में क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड करता है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो हम क्या देते हैं, तो हम एंटीबॉडी शरीर में डालते हैं जिसे इनॉक्यूलेशन कहते हैं। और सांप काटने के केस में भी हम यही करते हैं, इनॉक्यूलेशन की प्रक्रिया द्वारा उसके शरीर में एंटीबॉडी को इंसर्ट करा देते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि माता का दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो उसे क्या है माता के दूध में जो बच्चे के लिए आवश्यक है, तो माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी होती है, जो अभी IgA क्या है इसे हम पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़ के टाइप है। माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी होती है जो सीधे शिशु को प्राप्त हो जाती है, इससे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, यानी माँ के शरीर में जो एंटीबॉडीज़ विकसित हुई हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे की परवरिश के दौरान माँ को बहुत सचेत रहना चाहिए किसी भी बीमारी के प्रति, सर्दी के प्रति, क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा और वो फिर बच्चे के शरीर में जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस। इसमें शरीर का स्वयं एंटीबॉडी, इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है एक्टिव में, और जबकि पैसिव में शरीर को एंटीबॉडी बाहर से प्राप्त होती हैं। दूसरा है कि लंबे समय के बाद रोग से आराम प्रदान करती हैं, और वहाँ पर एंटीबॉडी जब आपके शरीर में तुरंत मिल जाएगी तो तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। अब एक्टिव इम्यूनिटी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लंबे समय तक, भाई खुद से निर्मित की एंटीबॉडीज़ हैं वो लंबे समय तक बनी रहेंगी, जबकि दूसरे से प्राप्त की गई एंटीबॉडी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा अनुक्रिया की, ठीक है, इम्यूनिटी इंटरेक्शन की बात करते हैं या इम्यून इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कब होता है, जब शरीर में प्रवेश करने में पैथोजन के विरुद्ध शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया करता है, तो पहली बार शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है और निम्न तीव्रता के साथ इम्यूनिटीज जो है हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मतलब फर्स्ट इम्यून रिस्पांस कब है, जब पहली बार प्रवेश हुआ है बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन का, और शरीर धीरे 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 एंटीबॉडीज बना रहा है, दैट इज फर्स्ट इम्यून रिस्पांस। नाउ सेकेंड इम्यून रिस्पांस, जब वही एंटीजन दोबारा प्रवेश करता है तो उच्च तीव्रता के साथ IgG बनती हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इम्यून रिस्पांस में क्या हुआ, एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश किया, जो हमने पार्टीशन दिखाया ब्लू लाइन से, एक है आउट फ्रॉम बॉडी और दूसरा है इन द बॉडी। तो जब हमारे शरीर के बाहर से एंटीजन प्रवेश किया तो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस हुआ और हमारे शरीर में किसका निर्माण हुआ है, हमारी एंटीबॉडीज़ का, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। बी लिम्फोसाइट यहाँ पर अपने प्रभाव दिखाएंगी, IgM का निर्माण होगा, IgM अगर निर्मित हो जाती हैं तो फिर मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल का निर्माण होगा ना। ये जो मेमोरी सेल है ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी समझते हैं क्या हुआ। पहली बार जब बैक्टीरिया वायरस अंदर आया तो क्या हुआ कि हमारी जो IgM बी लिम्फोसाइट थी उन्होंने एक्टिव होकर के IgM का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना शुरू किया। अब ये जब हुआ तो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल दोनों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब दोनों का निर्माण जो होगा वो धीरे धीरे होगा, भाई कोशिका निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, चीज़ों को समझ रही है, एंटीजन का प्रोटीन समझ रही है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, तो थोड़ा समय लग रहा है। नेक्स्ट जब सेम वही एंटीजन दोबारा से प्रवेश करता है शरीर के अंदर तो इसे हम सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ये बहुत फास्ट इसलिए होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो मेमोरी सेल है वो आपकी याद रखती है कि किसी एंटीजन के आने पर उसने किस प्रकार से नई सेल्स को बनाया था, पूरी प्रक्रिया को वो ध्यान करके अपने स्टोर करके अपने अंदर रखती है। तो इसीलिए जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्ट होता है। एंटीबॉडी IgG का निर्माण होता है, ध्यान रखना IgM कहाँ बनी है फर्स्ट रिस्पॉन्स में और IgG कहाँ बनी है सेकेंड रिस्पॉन्स में। IgG फॉर्मेशन फॉर एंटीजन विद द हाई इंटेंसिटी, बहुत तेजी से हो रही है, रैपिड किल पैथोजन है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोनों में इसका डिफरेंस को समझते हैं।